देवभूमि डायलॉग। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जो नई बात सामने आई है, यूके ट्रिपल एससी के फॉर्मर मेंबर देवान सिंह भैसोड़ा ने मुख्यमंत्री को खत लिखा है। उस खत में देवान सिंह भैसोड़ा ने लिखा है कि 2016 में जो ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती हुई थी उसमें घपला हुआ था। हालांकि वो री एग्जाम बाद में करा दिया गया, लेकिन उस दौरान जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो सच सामने आया, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया कि ओएमआर सीट से कई बार छेड़छाड़ की है, यह फॉरेंसिक रिपोर्ट से सामने आया। उसकी रिपोर्ट के बाद जो विजिलेंस ने 2018 में कार्रवाई के लिए विजिलेंस को सौंपा गया था, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर उस समय कार्रवाई हो जाती तो शायद हम इस नेक्सस को वहीं पकड़ लेते। दोस्तों, मुझे लगता है कि जितनी सीधी तरीके से यह पूरा मामला दिख रहा है यूके ट्रिपल एससी का, वो है नहीं। यह कैश फॉर जॉब स्कैम बहुत पहले से यूके ट्रिपल एससी में चल रहा था और इसी के चलते कई बार महेश चंद्रा जी और देवान सिंह भैसोड़ा जी दोनों मेरे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रहे हैं। आप दोनों यूके ट्रिपल एससी के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं। भैसोड़ा साहब बहुत धन्यवाद, चंद्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। महेश चंद्रा जी, अचानक आपको कैसे ख्याल आया कि साहब आपको चिट्ठी लिखनी चाहिए, और जो विजिलेंस को जब जांच करने के लिए सौंपा गया था उसने उस पर एक्शन नहीं लिया, कब आपको ऐसा लगा कि आपको मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए, और इसके पीछे आपको क्या लगता है कि यह कहीं ना कहीं मामला तब दबा दिया गया? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं चंद्रा जी से भैसोड़ा जी आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, 2018 में विजिलेंस को चला गया था। उसके बाद बीच में कई इंस्पेक्टर्स उसके बदले हमसे वो हमारी बातें जानने लगे टेलीफोन से। एक बार तो मैं गया भी, और उसके बाद कुछ नहीं होता था। 3-4 इंस्पेक्टर्स बदल गए। इधर जो नया ये स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामला आया, इसमें मुझे लगा कि यही समय है। यदि पुरानी, जैसे आपने कहा, मैंने लिखा भी है, यदि 2016 में ही दोषियों को दंड दिया जाता तो शायद ये आगे अच्छा चल रहा होता आयोग। तो मुझे लगा कि इस बीच में इसको उठाना चाहिए, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया कि इस केस को भी ट्रिपल एससी में दिया जाए, यानी एसटीएफ को दिया जाए जांच के लिए। भैसोड़ा साहब, वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी उस समय ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की गई है, क्या उसे पब्लिक किया गया, या वो रिपोर्ट आप लोगों के पास थी? आप लोगों को उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई? नहीं जी, आयोग को रिपोर्ट कभी नहीं दी गई, मांगने के बाद भी नहीं दी गई। पहले तो कहा गया कि ट्रेजरी में के डबल लॉक में है। जब तत्कालीन आश्वासन समिति के अध्यक्ष तत्कालीन विधायक करण मेहरा जी ने ये विधानसभा में एक प्रश्न पूछा कि उसकी रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए थी, क्यों नहीं है, उनको आंसर दे दिया गया, जो हमने सुना कि वो तो न्यायालय में जमा कर दी गई, जिसे मैं सोचता हूं कि असंभव हो, कहीं गायब तो नहीं होगी। मुझे इस मामले में था ही नहीं। इस मामले में तो गवर्नमेंट ऑलरेडी जांच बैठा चुकी थी। हाँ, जांच बैठा दी। जांच का एक लेटर मात्र आया, उस लेटर को ही कोर्ट में आयोग द्वारा दिया गया। जांच रिपोर्ट आयोग तक नहीं पहुंची, और न वो पब्लिक डोमेन में आई, और न उसको विधानसभा पटल में रखा गया। ओके, महेश चंद्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में आया है कि जो पहली 2016 में जो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती की गई थी, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आया था, नियर अबाउट 98.5% मार्क्स लेके आया था, जब री एग्जाम हुआ तो वो -0.02 के आसपास नंबर लेके आया। थोड़ा ये क्लासिक एग्जाम्पल मुझे लग रहा है करप्शन का, और किस तरह से पूरा खेल होता है। जरा इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं? हाँ भट्ट साहब, ऐसा है जी कि जो 2016 का परीक्षा आयोग ने की थी, उस परीक्षा में जो अभ्यर्थी चुने गए थे वो शेड्यूल कास्ट के छोड़ करके दोबारा दूसरे एग्जाम में कोई नहीं आया जी। और
उसमें मैंने ये कहा था कि बलिया से एक लड़के ने जो उत्तराखंड से इंटर नहीं कर पाया था, उसने बलिया से इंटर किया था। बलिया से इंटर कैसे किया होगा आप समझ सकते हैं, वो भी मेरिट में था, उसका भी सिलेक्शन था। और जो इन्होंने 180 लड़के लिए थे, जब दोबारा एग्जाम हुआ उसमें से 35 बच्चे या 35 से ज्यादा बच्चे दोबारा एग्जाम में बैठे ही नहीं, तो मुझे मालूम था कि हमारा कोई नंबर नहीं आना है। एक्चुअली जो पहला एग्जाम किया गया था, ये जो मई 2016 का जो है, इसका एग्जाम पहले हुआ था, अब मार्च में हुआ था, फरवरी मार्च 2016 में। तो पहले अध्यक्ष ने, उनके सेक्रेटरी डॉक्टर एम एस कन्याल ने और एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर आर एस पोखरिया ने, इन तीनों की मिली भगत से उसमें बहुत ज्यादा धांधलागर्दी हुई, जिसके विषय में जुआन सिंह भैसुरा जी के ने पहले बताया, क्योंकि वो क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, कि भैया ऐसे बच्चों का हो गया जिनको कुछ नहीं आता। फिर हम दोनों ने मिलकर के, जब पुराने अध्यक्ष चले गए, नए अध्यक्ष से कहा भाई हमको कम से कम रिजल्ट तो दिखाओ। तो रिजल्ट जब उन्होंने दिखाया, तो रिजल्ट के आधार पर मैंने पाया कि बकुआ डाबरा एक जगह है, वहां से 13 या 21 बच्चे एक ही क्षेत्र से लिए गए थे, सिलेक्ट हुए थे। बहुत धांधलागर्दी की गई थी। उसके पश्चात इन लोगों ने केस जो हुआ कि उसको कैंसिल किया जाए, हाई कोर्ट में चले गए। इन्होंने उन बच्चों को जो पैसा ले रखा था, हाई कोर्ट में 4-5 केस लगाए गए और भैसुरा जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। एक लेटर अभी सर्कुलेशन में है, जी के 2 बच्चे नहीं आए, 2 रिश्तेदार नहीं आए, इसलिए वो नाराज हैं। और जो उनका पहले एक अफसर था हमारा रमेश चंद्र जी थे फॉरेस्ट के डिप्यूटेशन में, उसका कोई बेटा और बेटी नहीं आए, जबकि सारे के सारे रोल नंबर गलत है, ऐसे कोई बैठा ही नहीं था। और गलत पूर्व अध्यक्ष ने, उस समय के प्रमुख सचिव ने, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, जो एडमिनिस्ट्रेशन के क्या कहते हैं इंचार्ज थे, उनको चिट्ठियां लिखी और अपने दबाव से, अपने इन्फ्लुएंस से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। तो आपको लगता है कि ये घपला, ये यूके ट्रिपल एससी में ये घपला पहले से ही चल रहा था? पहले तो भेज ही नहीं रहे थे, क्या कहते हैं उसके लिए OMR सीट के क्या कहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब उनका रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट को बंद कर दिया गया, जमा कर दिया गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, किसी को नहीं दिखाया गया। और वो जो पुराने अध्यक्ष ने, सेक्रेटरी ने और वो जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने इतनी जड़ें अपनी क्या कहते हैं ये पैसा लेकर के अपॉइंटमेंट करने की इतनी जड़ें जमा दी और इतना सिस्टम पक्का मजबूत कर दिया कि वो हमेशा इसी प्रकार से काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। महेश चंद्रा जी, आप बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं तब भी पैसा लेके नौकरी देने का चलन बदस्तूर जारी था। आप ये बताइए कि 180 बच्चों में से 180 बच्चों में से जो सिलेक्ट हुए थे, उसमें सिर्फ 2 ही बच्चे दोबारा आए और 35 पहले जो मेरिट में थे वो दोबारा एग्जाम में नहीं बैठे। क्या बिना पैसे के आ गए थे क्या? या दोबारा क्यों नहीं एग्जाम में बैठे? भाई मैं सीरियस एलिगेशन इसलिए लगा रहा हूँ, प्रूफ है। चंद्रा साहब थोड़ा सा राइट हो जाएंगे, थोड़ा सा बात करके थोड़ा सा राइट हो जाएंगे। सरकार से कोई उम्मीद करना, ये सरकार कोई एक्शन करेगी, मुझे नहीं लगता। डॉक्टर मनोहर सिंह कन्याल जो सेक्रेटरी है, उसने 8.5 लाख रुपए का गबन किया है, तनख्वाह ज्यादा ड्रॉ करके। जो सेक्रेटरीट से उसकी तनख्वाह निश्चित होकर के आई थे, उससे ज्यादा खरीद करके उसने ड्रॉ किया 8.5 लाख रुपए। मैंने राइटिंग में दिया इस वाले अध्यक्ष को, जिसने अभी रिजाइन किया है, इन्होंने उसको भेजा है यहाँ प्रशासन को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भेजा है कि इसका रिकवरी की जाए। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई पिछले 4 साल 5 साल से। क्या कहेंगे आप? SIT के इन्वेस्टिगेशन, इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन चलते रहेंगे, कुछ नहीं होना है उत्तराखंड में। पैसा बदस्तूर चलता रहेगा। भैसुरा जी, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं। मैं बिल्कुल सीधे सीधे पूछ रहा हूं, कोई घुमा के नहीं। क्या इन तथ्यों के आधार पर आप लोगों ने तब दबाव नहीं डाला कि साहब ये क्या हो रहा है? आप लोगों ने जो अध्यक्ष थे, सेक्रेटरी थे, उनसे नहीं कहा कि आप ये लोग क्या गलत कर रहे हैं? अगर साहब 180 में से केवल 2 बच्चे दोबारा एग्जाम में निकलते हैं, 35 लोग एग्जाम में नहीं बैठते, ये तो अपने आप में ओपन एंड शट केस था। भट्ट जी, मैंने जो पहला
परीक्षा की गई आयोग द्वारा ट्रेजरी के असिस्टेंट अकाउंटेंट की थी जी। उसी में मुझे लगा कि गड़बड़ी शुरू हो गई है। तो मैंने लिखित दिया उनको कि इसमें ये गड़बड़ है, इस परीक्षा को भी निरस्त किया जाए, दोबारा किया जाए, जो फर्स्ट परीक्षा हुई थी। और आयोग की बैठक में महेश चंद्रा जी ने भी हमें सहयोग किया। उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है। माननीय उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष जी ने कहा ये पहला एग्जाम था, कुछ गड़बड़ हो गई, ये स्वाभाविक है, आयोग नया बना है, प्रदेश को इसकी आवश्यकता है और इसकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि ये गलतियां नहीं होगी, इसलिए आप अपना आरोप वापस ले लीजिए। तो मैंने अब वो फाइल वापस अपने पास रखी, आज भी मेरे पास मौजूद है। और ये अध्यक्ष तब आरबीएस रावत थे हैं? तब चेयरमैन जो थे वो आरबीएस रावत थे, डॉक्टर आरबीएस रावत। हाँ, पहले अध्यक्ष वही थे, पहले मेंबर हम दोनों थे, फर्स्ट टाइम के ही जी। तो हमें 1.5-2 साल आयोग को गठन करने में लग गया, उसकी रूपरेखा बनाने में। तो करीब वही 16 से परीक्षाएं शुरू हुई थी। और मजे की बात यह है कि जो 6 मार्च 1916 को 2016 को जो परीक्षा हुई, वो उससे पहले एक परीक्षा हुई, उसका सर्टिफिकेशन न करके इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने उसको छोड़ दिया, इसका सर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, इसका रिजल्ट पहले निकालने की कोशिश की। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं जिसका एग्जाम पहले हो गया था उसका रिजल्ट देने के बजाय जो एग्जाम बाद में हुआ था उसका रिजल्ट पहले डिक्लेयर करने की जल्दबाजी में थे, क्योंकि इसमें हम कई जगह से सूचनाएं मिल रही थी गड़बड़ हो रही है। और यहाँ तक कि ताजुब की बात है, माननीय मेंबर साहब जो यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, महेश चंद्रा जी, आप सामने देखिए, आप इधर उधर मत देखिए, आप लाइव हैं सर। चंद्रा जी आप सामने देखिए, आप बोलिए बसोड़ा जी। हाँ, हमने कहा कि ये ओमार सीट कहाँ रखी जा रही है, यहाँ क्यों रख दी? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऑफिस में रखी है, ऑफिस में रखी है, खाली ताला लगा है, सील नहीं है। मैंने कहा फर्स्ट एग्जाम में कि ये तो डबल लॉक में जाने चाहिए थे। कहने लगे कि डबल लॉक में इतने ओमार सीट नहीं रखी जा सकती हो ट्रेजरी में। दूसरे में भी नहीं रखा, तीसरे में भी जब नहीं रखा, फिर लिख के दिया कि यहाँ आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए। ये तीनों जने, जैसा महेश चंद्रा जी ने कहा कि उनके नेतृत्व, अध्यक्ष के नेतृत्व, ओमार सीट को अपने पास ले जाते थे, पता नहीं कहाँ ले जाके वो उसकी स्कैनिंग करते थे। हम बार बार कहते रहे और कहने लगे नहीं ऐसा ही होता है। और तब हम अपने को बचाने के लिए उनसे बार बार कुछ हमने लिखित में भी दिया है, हमारे पास भी प्रमाण है, वो ऑफिस में भी मिल जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों को पहले से ही शक था चंद्रा साहब कि ये ओएमआर शीट में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है और ये कहीं और ले जाई जा रही है ओएमआर शीट? ऐसा है साहब कि जो ओएमआर शीट का जो रिपोर्ट बनाई गई, ओएमआर शीट का जो क्या कहते हैं एग्जामिनेशन हुआ, जो सिस्टम है कंप्यूटर से रिजल्ट निकालने का, वो वन विहार में एक डॉक्टर एमएस कन्याल है जो पहले सेक्रेटरी थे, उनके मकान में ही मशीनरी लगाई गई थी और डॉक्टर आरबीएस रावत, डॉक्टर एमएस कन्याल वहां हमेशा बैठे रहते। 7 दिन में आई वो रिपोर्ट। मतलब आप कह रहे हैं ओएमआर शीट तत्कालीन सचिव अपने घर ले जाया करते थे? सचिव अपने घर में, उन्होंने अपने घर में वहां के जो क्या कहते हैं एजेंसी थी, जो क्या कहते हैं ये एग्जामिनेशन एजेंसी थे, उसके स्टाफ को वहां अपने घर में किराए पर रखा था और वहीं पे करते थे, वहीं पे मशीन लगा रखी थी। ये तो सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। देखो साहब ऐसा है, सीधी सी बात, आप कुछ भी कहें, मैं मोटी सी आपको मैं बता दूं, मैंने भारत सरकार में बड़े सीनियर पद पर रहा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में, और मैंने देखा है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार में हमने मई 2016 से चिट्ठियां लिखी, जो मेंबर थे ना जी, जो मेंबर थे, जो इन्वेस्टिगेशन एक वो बनाई गई, जांच आयोग बनाया गया था उस एग्जाम के लिए, उनके लिए बार बार चिट्ठियां लिखी। उस चिट्ठी में मैंने कहा था कि भैया हमारी बात भी सुन लो, हमको ही बुला लिया जाए,
उसको बंद करने में लगे। दे हैव नॉट गिवन अस अपॉर्चुनिटी, हमको कोई मौका नहीं दिया कि हम आकर के अपनी बात कहें उनको कि क्या गड़बड़ियां हुई है। तो आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में भेज देते हैं, गवर्नमेंट बहुत सीरियस नहीं थी उस समय, झूठे फूल लगाते हैं। वही तो खैर देखिए, मैं 2016 की बात कर सकता हूँ और अब यही कह सकता हूँ कि जो वर्तमान में ये जो सेटअप था जी, क्योंकि मैं 2016 से 2018 तक इनके साथ काम करता रहा, तो मुझे इनमें कहीं कोई रति भर भी ऐसा नहीं लगा गलती रही है। प्रोसीजरल लैप्सेस कहीं हो सकते हैं, लेकिन मतलब इन जानबूझ करके कोई खुरापात करने की इन्होंने नहीं की और न मुझे उम्मीद है कि अब भी की होगी। चंद्रा साहब, इनका दुर्भाग्य रहा कि वो जो सेटअप इनका जो आदमी सेट कर गए थे, जैसे जोशी या जो एग्जामिनेशन एजेंसी, इनको इन्होंने चेंज नहीं किया। यही इस प्रेजेंट सेटअप की गलती रही, बाकी इनकी कोई मुझे गलती नहीं दिखाई देती। सर मुझे यह भी पता लगा कि जो तत्कालीन चेयरमैन थे वो व्यापम घोटाला किस तरह से हुआ था उसकी स्टडी के लिए गए थे और सेक्रेटरी झारखंड गए थे। तो ये वहां से क्या सीख के आए कि घोटाला कैसे रोका जाए? मतलब मैं जानना चाहता हूं क्या ये सच बात है? देखिए, ये झारखंड गए थे, ये राजस्थान के इन्होंने देखा था, इन्होंने मध्य प्रदेश खुद गए थे, अध्यक्ष गए थे। इन्होंने एक्चुअली स्ट्रेटजी में किया था कि हमें देख लें कि कहां पे क्या गलतियां हो सकती हैं, फूल प्रूफ सिस्टम में काम करें जिससे हम पकड़े न जाएं जी। और बिल्कुल क्लियर है, गलतियां तो जब होती हैं, जब कोई गलत करता है तो दिखाई देती हैं, लेकिन इनको एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा हस्त रहा, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री भी नया है, जवान है, और जो क्या कहते हैं आपका चीफ सेक्रेटरी है वो बहुत ही अपराइट और हॉनेस्ट आदमी है, तो मुझे उम्मीद है शायद अगर ये सेटअप कुछ कर दे तो कर दे, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है। चंद्र साहब, मैं बहुत ज्यादा उत्तराखंडी लोग कह रहे हैं कि साहब ये जिस तरह का घपला हुआ है, इतने बड़े लोग इसमें शामिल हैं, स्टेट एसटीएफ क्या इस पे जस्टिस कर पाएगी? आपको लगता है कि ये स्टेट की पुलिस के दायरे से हटाकर इसको लार्जर एजेंसी को देना चाहिए ताकि जो पॉलिटिकल प्रेशर है उससे भी बाहर निकला जा सके और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? ऐसा है साहब कि इसको कहना कि इसको स्टेट एजेंसी या दूसरी एजेंसी को दे दें तो इस केस को और डिले करने की नौबत आएगी जी। अगर इस समय का जो हेड है, चीफ मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस हेड, डीजीपी, अगर ये तीनों सोचे आपस में बैठ के मंशा कर लें कि हमें इसमें करना है, तो कौन सा बड़ी बात है भाई। चोर तो चोर है, वो चाहे कोई भी हो। नहीं, लेकिन जो आपने बहुत बड़ी बात की ना कि 180 बच्चों में से केवल 2 बच्चे दोबारा पास हुए, ये तो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। ये ऐसा कैसे हो सकता है साहब? ये तो ओपन एंड शट केस है कि साहब उनके कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। साहब ये तो हमारी मई 2016 की जो हमने लिखी थी, जो जांच कमेटी बनाई थी उस समय की सरकार ने 2016 में, उसको हम सिर्फ पटकते रहे, चिट्ठियां लिख करके भेजते रहे कि भैया हमें भी हमारा पक्ष भी सुन लो। उन्होंने उनको बुलाते रहे बार बार कि भैया कैसे तुम्हारा केस ठीक करें, तुम हमारी सेवा करो। हमें नहीं बुलाया कि भाई तुमको बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। भैसोड़ा जी, आपने लिखा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन होता है और विजिलेंस जांच करती है, उस मामले का पता लगाती है, तो आप दोनों लोग इन्वेस्टिगेशन में मदद करने को तैयार है। 100% सर, 100%। अब मैं तो ये कहता हूं कि एक अच्छे आयोग की जरूरत है। हरीश रावत जी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करके यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया था। थोड़ी कमी उसमें भी हो गई थी। वो कमी ये थी, आयोग का नाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लेकिन अधीनस्थ सेवाएं उसमें नहीं के बराबर थी और वर्ग ग की ही ज्यादा परीक्षा थी। वर्ग ग वाले ही परीक्षाओं का आयोग बन के रह गया। इसको और जोड़ने की जरूरत थी और इसमें ईमानदारी हो सकती है। जो नए अध्यक्ष आए, एस राजू जी या संतोष बडौनी जी सचिव आए, इस 2-1 साल के अंदर बहुत अच्छा, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कई परीक्षाएं हुई और उसमें बच्चे जो भी परीक्षार्थी से फेल भी होते थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था भी की कि किसी को शक है तो उनके कॉपियां भी दिखा देते थे दोबारा।
तो सब संतुष्ट थे। पता नहीं इस बीच में फिर ये जो एग्जामिनेशन एजेंसी है इसके थ्रू क्या क्या हुआ, इसको मैं नहीं जान सकता हूँ। ये बड़ा लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि एस राजू और मिस्टर बडूनी जो हैं वो ईमानदार लोग थे, वो अपनी ओर से इस संस्था को मजबूत करना चाहते थे, करप्शन फ्री करना चाहते थे। जी जी जी, और किया उन्होंने। एक उन तीनों के हटने के बाद बहुत अच्छा हुआ था, कोई शिकायत कहीं से कोई नहीं थी। और यही बार बार ये लोग ही कुछ लिख देते थे पेपर्स में या लिखवा देते थे कि बहुत अच्छे एग्जाम हुए थे। लेकिन इस बीच में जो पकड़े गए हैं, इसमें पता नहीं लूप होल्स कहां से आए। मुझे पूरा यकीन है कि एस राजू जी, संतोष बडोनी जी, डांगी जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे, और ऐसे लोग आयोग में होने चाहिए। लूप होल्स कहीं गलतियां होगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनसे गलतियां नहीं हुआ, लेकिन जानबूझ के उन्होंने गलती नहीं की होगी, किसी स्रोत से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप 10 गलत सवाल पूछते हैं, बाद में उन सवालों को आप डिलीट कर देते हैं और बराबर मार्क्स दे देते हैं। अब किसी ने वो सवाल अटेम्प्ट ना भी किए हैं, उनको भी मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये विधि कहां से ले आए? तो कुछ चीजें तो बदलाव की बहुत जरूरत थी। भट्ट जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। माननीय सदस्य जो आपके सामने बैठे हैं, महेश चंद्रा जी ने पहले ही जो हुआ था वो रिकॉर्ड में होगा, लिख के इन्होंने दिया था कि ऐसा क्या कोई शासन से आदेश आया है कि जो प्रश्न गलत है उसको 1 नंबर दिया जाए। और वो लेटर में लिखा था कि आप उसमें उसको जबरदस्ती पास करवाना चाह रहे हैं आप नंबर देके। और किसी के 10 प्रश्न गलत होके तो 10 नंबर मुफ्त में मिल गए। और इसके लिए सबसे पहले महेश चंद्रा जी ने, जो उनका अनुभव था, उन्होंने लिख के दिया था। नहीं तो सवाल है चंद्रा साहब, इसे रेक्टिफाई क्यों नहीं किया गया? एक बार आपने गलती कर दी, आप बार बार उसे रिपीट क्यों कर रहे हैं? आप तभी उसको रेक्टिफाइड कर लेते तो बाद में समस्याएं खड़ी नहीं होती। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, आरबीएस रावत जी ने उस समय से परंपरा बना दी थी। जी चंद्रा साहब। देखिए, ऐसा है, जो नंबर अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गए हैं, उन नंबरों पे, उनमें अगर सबको वो नंबर दे दिए गए या कोई नंबर नहीं देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नंबर का सिर्फ जो है सबका बराबर हो जाता है। उससे वो सबको, क्योंकि उतने नंबर दिए गए, जितने क्वेश्चन गलत थे उनके नंबर दे दिए गए, तो उससे मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ा। आप इस बात को समझिए कि रिजल्ट जैसे पहले 100 क्वेश्चन थे और 100 में से 13 गलत आए हैं, शायद उस एक एग्जाम में 13 गलत आए, तो 87 पे हमने मार्किंग की। 87 के मेरिट पे जो मेरिट बना था उसके हिसाब से देना था। लेकिन समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि जो इलीगल तरीके से लोगों का अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की गई वो गलत है। जैसे ओएमआर सीट से छेड़छाड़ करना, रिपोर्ट को पब्लिक ना करना, किसी मेंबर के, जैसे हमने तो सिर पटक लिए 2016 से, मई से मैंने वैष्णोराज जी से कई बार कहा मैं छोड़ दूंगा, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। इन्होंने कहा आप छोड़ के क्यों जाएंगे, आपने कुछ चोरी की है, वो छोड़ के जाएंगे चोरी गया। तो मैंने कहा बात तो सही करा, अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो लोग सोचेंगे मैंने ही गड़बड़ किया। करने की मनसा थी लेकिन किसी ने सुनने की इच्छा नहीं की। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 8.5 लाख रुपए का गबन है डॉक्टर अहमद कन्याल की तरफ से। तनख्वाह से ज्यादा, जो उसकी तनख्वाह बनती थी उससे ज्यादा निकाल लिया, सिर पटक करके रह गए। वहां क्या कहते हैं, सचिवालय को लिख करके एडमिनिस्ट्रेशन को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस को, उसमें कोई अब आज तक रिकवरी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उनकी जड़ें हैं वहां मजबूत। आप कह रहे हैं कि इनको पॉलिटिकल संरक्षण था, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था इन लोगों को, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पॉलिटिकल संरक्षण है, जो बेईमान थे उन्होंने ऐसा बना रखा था सर्कल में हर कोई कि भैया वो तो सेक्रेटरी जो मेंबर आए हैं वो बहुत करप्ट है। अच्छा, आप लोगों को कहा जाता कि आप लोग करप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। हाँ, ये बडोनी जो बाद में आए थे उनसे मालूम हुआ। हाँ जी, उनसे मालूम हुआ, बडोनी सिंह से मालूम हुआ कि भैया इन लोगों ने सबने हमारे विषय में तो ऐसा कर रखा है किसी को है नहीं। बडोनी, मिस्टर यश राजू, मिस्टर डांगी बड़े अपराइट ऑफिसर रहे। ये इन्होंने बड़ी ईमानदारी से कोशिश की है। इनके क्षेत्र, इनके जुरिस्डिक्शन में प्रोसीजरल लैप्स हो सकती है, लेकिन प्रोसीजरल लैप्स के अलावा कहीं कोई गलती हो जाती है, क्योंकि जब आदमी काम करता है। लेकिन इनकी ईमानदारी को कोई शक नहीं कर सकता।
इन लोगों ने इतनी ईमानदारी से काम किया। और हमेशा जो पुराना सेटअप गया उसकी हमेशा ये रही मुहिम कि इनके खिलाफ कंप्लेंट की जाए, ये बाहर हो तो हमें पर मौका मिले और मजबूती से काम करने का, और करते रहे। क्योंकि सारे के सारे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे व्यापम से वो सीख करके आए थे कि एग्जामिनेशन सेंटर को अपने कॉन्ट्रैक्ट मिले रहो तो वो सबसे बढ़िया आसान है, पैसे भी मिल जाते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। अब जैसे भसोड़ा साहब 2020-21 में जो ये फॉरेस्ट भर्ती घोटाला हुआ, इसमें कई लोगों के नाम आए और एसआईटी ने कहा कि साहब इन लोगों ने नकल कराई है, और एसआईटी ने बकायदा प्रूफ किए, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया क्योंकि हमारी कमजोर पैरवी, हमारे पास एविडेंस नहीं थे। आपको लगता है कि सरकार ने जो अनदेखी की है, चलता है एटीट्यूड जो दिखाया, उसके चलते आज ये स्थिति हो गई कि हमारे जो काबिल युवा है वो सड़कों में मारे मारे फिर रहे हैं, और जो नाकाबिल हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पे बैठे हैं, और वो क्या हाल मचा रहे होंगे, उस सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचा रहे होंगे वो भसोड़ा साहब। जो करप्शन से आए हैं वो नेचुरली करप्शन करेंगे। और जी, हमें भी बड़ा दुख होता था जब तत्काल जब ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए, कहने लगा सर, कहने लगे हो सर ऐसा है, हम तो 3-4 साल से यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, हम तो रिजल्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, और हमारे बगल में एक रहता है मात्र इंटरमीडिएट पास है, कभी कोचिंग नहीं गया, और वो 90% मार्क्स ला रहा है। और इससे बड़ा दुख क्या होता था उन बच्चों के ऊपर जो गरीब घर के आए हैं और माँ बाप से पैसा लेके कोचिंग कर रहे हैं, जिनको वास्तव में मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है, तो दुख की बात है सर। एक जो क्लासिक एग्जाम्पल था, एक जो बच्चा जो था वो 98.5% लेके आया था, इसके बारे में बताइए ना थोड़ा, हमारे दर्शकों को पता तो लगे कितना बड़ा घपला चलता था। इन बातों को हमने इंगित किया, और मजे की बात यह है कि जो जांच कमेटी उस समय बैठी थी, जैसे महेश चंद्रा जी ने कहा, हम आयोग में दोनों जने थे, हमने एस राजू जो हमारे अध्यक्ष हुए आरबीएस राव जी के बाद, उनसे कहा कि इनके आप हमें डाटा दीजिए, हम उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके जो हमने पाया उसका रिजल्ट भी हमने उनको दिया जांच आयोग को, जांच कमेटी को। जैसा महेश चंद्रा जी ने कहा, हमको नहीं बुलाया गया, क्योंकि उस जब भी एक कमेटी की मीटिंग करते थे उसमें आरबीएस राव जी को जरूर बुलाते थे, और आप लोगों को नहीं बुलाया। आरबीएस राव जी ने कहा वो नहीं आ सकता। लिखने के बावजूद रजिस्टर्ड लेटर दिए हमने तीनों को, हमें भी शरीक करिए करके। लेकिन चंद्रा साहब, आपकी इंटरनल मीटिंग्स भी तो होती होंगी, आयोग की अपनी इंटरनल मीटिंग्स, फ्यूचर प्लानिंग के लिए एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराएंगे, वहां आप लोग पुरजोर तरीके से नहीं कहते थे कि साहब आप ये लोग गलत कर रहे, आप उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे? बिल्कुल कहा हमने उसको। चंद्रा साहब, बल्कि एक दिन तो मैंने गुस्से में कहा। हाँ, एक मिनट चंद्रा साहब, आ रहा हूं मैं। हाँ बसोड़ा जी बोलिए। हाँ, एक दिन तो मैंने गुस्से में कहा आयोग की बैठक में, आप एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह काम कर रहे हैं, और आप मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं इसको उसमें लिखिए कार्रवाई में। इसके बावजूद भी बाद में उन्होंने कार्रवाई में बहुत नहीं लाए, हमारी बातों को ही नहीं लाते थे, जो हम कहते थे उसमें लिखते नहीं थे, वो हम उठाते थे प्रेस में। बाद में माननीय महेश चंद्रा जी ने इस बात को कहा कि भैंसवाल जी ने ये कहा था, लेकिन कार्यवृत्त में आप क्यों नहीं लाए? जब ये अति होने लगी तो हमने भी अपने को बचाने के लिए लिखकर उनको देना शुरू किया। तो आपने उनसे डायरेक्टली बोल दिया फेस टू फेस कि आप इस आयोग को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे चला रहे हैं? बिल्कुल कहा, और वो लिखित इन्होंने प्रमाणित भी किया, माननीय महेश चंद्रा जी ने फिर लिखित रूप से बाद में दिया है। ओके, चंद्रा साहब आप इलैबोरेट करिए क्या हुआ था उस दिन। चंद्रा साहब, यू कैन इलैबोरेट इट, क्या हुआ था उस दिन? हेलो, हाँ चंद्रा साहब, आपका कैमरा ऑफ हो गया। चंद्रा साहब, आप दोबारा आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। तो भैंसोड़ा साहब, जब आपने कहा इन लोगों से कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ चला रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था?
रिएक्शन ये था कि उनको आश्चर्य होगा कि हुआ कि ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, जब अति होती है तो कहना ही पड़ा। तो आपने लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं बावजूद किया, भी उन्होंने आपने क्वेश्चन नहीं किया कि साहब आप ओएमआर सीट अपने घर कैसे ले जा सकते हैं? अरे साहब कई बार कहा, घर कई बार कहा, तभी तो हम पीड़ित ज्यादा रहे। उसके बाद ही तो हम लोगों ने फिर लिख के देना शुरू किया। हम तब तक बैठक में कहते थे, वैसे कहते थे। महेश चंद्रा जी ने कहा आयोग बदनाम हो सकता है, बैठ के इन बातों को तय कर लीजिए कि किस ढंग से क्या होना चाहिए करके। ओके, चंद्रा तो साहब आप एलोबरेट करेंगे क्या हुआ था उस दिन? जी, आप एलोबरेट करेंगे? जो भैसोड़ा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि साहब आप एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह इस आयोग को चला रहे। देखिए घर नहीं ले गए थे, घर घर कहना गलत है। मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर मनोहर सिंह कन्याल जो सेक्रेटरी थे, उनका वन विहार में अपना मकान है। उस मकान में एग्जामिनेशन एजेंसी के कर्मचारी को उन्होंने किराए पे दे रखा था। और जब ये ओएमआर सीट का स्क्रूटनी की बात है, इनके क्या कहते हैं एग्जामिनेशन की बात आई, तो जो मशीन मंगाई गई वो उसी स्थान पर रखी गई, 7 दिन तक रखी गई, 8 दिन तक रखी गई। और 7-8 दिन तक ये लोग रिसर्च करते रहे कि भाई किसका सिलेक्शन करना है, किसका नहीं करना है। ये सब बातें जो हैं, ये ऐसा है, मैं तो भारत सरकार में रहा हूं, जहां विकट पड़ा पे विश्वास होता है। मैंने कई कंप्लेंट लिखी हैं जिनपे कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर कार्रवाई उस समय वक्त मौके पर हो जाती तो ये जो गंदगी आज इतनी फैली है नहीं फैलती। लेकिन अभी तब जो होता था उससे तो अभी अलग हो रहा है। अभी तो नकल माफिया हावी हो चुका है। नकल माफिया ने नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। ऑनलाइन कराने वाली एजेंसी के साथ सांठगांठ कर ली है। उन अभ्यर्थियों को पहले पेपर लीक कर दिया जाता है। सर, आप लोगों का अनुभव है, इससे कैसे बचा जा सकता है? यानी आने वाले समय में हम अपने भविष्य को, बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये जितनी प्रकार की जो तरीके निकाल लिए हैं भ्रष्टाचार के, इससे कैसे आयोग को बचाया जा सकता है? चंद्रा साहब आपसे शुरुआत करता हूं मैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं चंद्रा साहब आपसे। देखिए, ये जो जहां पे अगर सेटअप ईमानदार हो, अगर चेयरमैन, सेक्रेटरी और एग्जामिनेशन कंट्रोलर और उनके मातहत ईमानदार हो तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। ये पुराने सेटअप, इस सेटअप ने, ये जो वर्तमान चेयरमैन थे, इनसे सिर्फ एक ही गलती हुई कि इन्होंने जो एग्जामिनेशन एजेंसी पुराना वाला अध्यक्ष कर गया था उसी पे कंटिन्यू किया। और मैंने इनसे कहा था कि इसको कैंसिल कर दो, इसको हटा करके दूसरी कर लो, नहीं तो आगे पीछे पछताओगे। अच्छा, आपको शक था कि ये एजेंसी गड़बड़ है? आपको तब शक था ये एजेंसी गड़बड़ है? एजेंसी, देखिए ऐसा है कि एजेंसी जो अगर जिसको मैंने रखा वो मेरे प्रति वफादार होगा, या जो आपको आप बाद में काम करें आपके प्रति वफादार होगा। आप इस बात को देखिए, इस एजेंसी में हमने, मैं और मिस्टर भैसोड़ा के साथ कमेटी बनाई थी पुराने अध्यक्ष ने, और कहा था कि इनको कितने पैसे देने के जो आए थे कोटेशन, उसके आधार पर इस कंपनी ने सिर्फ 150 रुपए या 158 रुपए मांगे थे, तो हमने इसको अप्रूव किया था कि सबसे कम है। और चेयरमैन ने अपने आप अपने कहां से कैसे कर दिया, उसने 158 से 358 या 250 या 350 कर दिया। अरे भाई, जब कमेटी ने दे रखा है, गवर्नमेंट सेटअप में ये होता है कि जो कमेटी देती है दैट डिसीजन इज बाइंडिंग एंड फाइनल, एंड इफ अगर उसको नहीं माना गया तो उसके कारण दिए जाते हैं, दोबारा कमेटी बनाई जाती है। तो 158 से पहले एग्जाम में दाम कैसे इतने ऊपर चले गए, लाखों करोड़ों रुपए का हर बार ज्यादा पेमेंट किया गया एजेंसी को। तो जनरली सीधी सी बात है कि जिसने 158 रुपए दिए उसके 258 हो गए, तो 100 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन उसको ज्यादा मिला ना। ठीक बात। तो लेकिन जिसने किया है उसको जरूर 150-100 रुपए में ज्यादा मिला, कुछ मिला होगा तभी तो किया उसने। लेकिन मेरे को तो पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप कैसे 200 रुपए बढ़ा सकते हैं एक झटके में, जब आपकी कमेटी ने 158 रुपए अप्रूव किया है? तो भैसोड़ा साहब, हो सकता है 158 में, हाँ 158 में हो सकता है कि फिगर में दो कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का फर्क हो, लेकिन इसी प्रकार से बंधा गया। फैक्ट यही है कि 1 के 2 कर दिए गए। एक भैसोड़ा साहब, एक और बात बताइए। मुझे पता लगा कि जब आरबीएस रावत ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपने को करप्शन के खिलाफ एक क्रूसेडर के तौर पे दिखाया था। तो आप जो लोग सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं उनके ऊपर, ये तस्वीर तो बिल्कुल जुदा दिखाई दे रही है।
उन्होंने ये सोच लिया था कि हरीश रावत सरकार गिर रही है। 10 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना था और हम लोगों ने जो लिख के दिया था, इनको लगा कि वो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसलिए मैं इस्तीफा दे दूं, बीजेपी के फेवर में चले जाओ ताकि वो मुझे बचाएंगे। लेकिन उनका दुर्भाग्य था, हरीश रावत सरकार फ्लोर टेस्ट में बच गई। तो इसलिए उनकी तो आदत ही थी। मैं 6 महीने तक उनकी तारीफ करता रहा। पंतनगर यूनिवर्सिटी में गया मैं, वो इतना अच्छा बोलते हैं, शिक्षित हैं और आदमी को अपने जाल में फंसाते हैं। और हमसे कहने लगे, शुरू में ऑफिस ही नहीं मिल रहा था, तो एक आध मीटिंग तो हमने गोविंद सिंह कुंजाल जी के घर के ऑफिस में किया था, तीनों जने ने आयोग की बैठक। तो पूछने लगे कि किस तरह से आयोग चलना चाहिए। हमने कहा कि उत्तराखंड में एक ऐसे आयोग की जरूरत है जिनमें कोई पैसा दिए बगैर सिलेक्शन हो जाए, गरीब का बच्चा भी यदि योग्य है वो भी निकल जाए। और उसी दिन से उन्होंने सोच लिया कि इनके साथ रहने से कमाई धमाई नहीं हो सकती है साइड। और एक सचिव तत्कालीन एक आए थे, उनका नाम बोला भी बता देंगे, महेश सिन्हा जी, उनको इन्होंने हटवा दिया। उनको 2 जगह के चार्ज थे, वो भी बेहद ईमानदार सचिव थे जो सबसे फर्स्ट में नियुक्त हुए, और मुख्यमंत्री से कह के अपना प्रभाव जमाते हुए उनको वहां से सचिव के पोस्ट से हटा दिया। तो बाद में पता चला धीरे धीरे कि वो तो बहुत ही ऊंची चीज है। उनका एक ही ध्येय रहता था कि पैसे कैसे कमाएं और दूसरों को बेवकूफ कैसे बनाएं, और जो वो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए पहले से साजिश करके रख लेते थे, मैं उस दूसरे को कैसे फंसाऊंगा। तो इस तरह से हमसे कहने लगे, कहने ने लिख के दिया, आप 1,000 क्वेश्चन बनवाइए, बना के लाइए, ताकि उनके मन में ये था कि क्वेश्चन ये बनाए और हम रिजल्ट निकालें। और इन्होंने क्वेश्चन बनाए और ये इन्होंने लीक किया प्रश्न पत्र। तो इस ढंग की करतूतें थी, हम लोग समझ गए थे। खैर अब भविष्य के लिए आयोग की आपने पूछा, मेरा सुझाव है कि एक गलती की इन लोगों ने, जो हमने बार बार कहा था, जो एग्जामिनेशन कराने वाली संस्था थी, एजेंसी थी, उसी की दूसरी एक संस्था थी, ये बाद में हमें पता चला कि पेपर भी वहीं छपवाते थे। ये अलग अलग होना चाहिए, ये पहले ही तय हो गया था। बाद में हमें पता चला, उसी को दे दिया। और यहां तक तय किया था कि हमने कहा यूपी में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में यहाँ पेपर न छपवाए जाए, क्योंकि यहाँ हमारे पहाड़ के लड़के भी रहते हैं, प्रिंटिंग मशीनों में होंगे, तो इसलिए बाहर छपवाया जाए। तो बाहर कभी कभी गए, पहले भी गए हैं, ऐसा नहीं, बाहर भी छपवाए। बीच में ये जो अभी लीक हुआ इसमें सुना कि यही छपाए। चंद्रा साहब, तो मैं इस तरह का सिस्टम डेवलप। हाँ साहब, चंद्रा साहब, मैं जी चंद्रा साहब, अब आपको लगता है कि इस समय एसटीएफ जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब उस दौर की भी जांच हो, ताकि बड़ी स्पष्ट स्थिति सामने आए कि जो ओएमआर सीट में जब फॉरेंसिक ने कह दिया कि साहब बड़े पैमाने पे छेड़छाड़ हुई है, तो छेड़छाड़ किसने की, उस छेड़छाड़ से किसको फायदा पहुंचाने का काम किया गया था, उस फायदे के बदले क्या कुछ उस एवज में लिया गया था, ये सारे जो है इन्वेस्टिगेशन के मामले हो। देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ अगर काम करती है, एसटीएफ देखिए, जो एसटीएफ है, एसटीएफ में कोई खुदा नहीं होता है, सरकारी नौकर होते हैं, और सरकारी नौकर जो होते हैं अपने सीनियर्स को और गवर्नमेंट को उत्तरदायी होते हैं। ये तो गवर्नमेंट की मंशा है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी क्या चाहती है, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी क्या चाहता है और यहाँ का चीफ मिनिस्टर क्या चाहता है। अगर वो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो तो एसटीएफ इज कॉम्पिटेंट, और अगर वो नहीं चाहते हैं तो सीबीआई को देने का मतलब यह है कि सरकार ने उसको बंद खाते में, बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि उसके पास बहुत काम है। ये छोटा सा काम है, क्यों लेगी प्रायोरिटी में। और इससे आपकी जो जांच एजेंसी है उसकी साख भी प्रभावित होती है। मुझे एक निवेदन था सर। हेलो, हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ, चंद्रा साहब बोलिए। मैंने आपसे कहा था कि मुझे 1:30 बजे कहीं, जी, मैं आपको बस 2 मिनट की और बात है, 2 मिनट। भैसोड़ा साहब, मैं आखिरी एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहता हूं।
वर्तमान में वो जो विजिलेंस के पास जांच पड़ी है, आपने चिट्ठी लिखी है कि साहब उस जांच को आगे बढ़ाया जाए। भैसोड़ा साहब, आप चाहेंगे कि उस जांच को विजिलेंस रिकंसिडर करे और उसमें जो भी गड़बड़ी पाई गई है उसमें भी मामला सामने आए, पब्लिक हो? मुझे भरोसा नहीं है कि विजिलेंस ऐसा काम करेगी, क्योंकि 4 साल से उन्होंने टेलीफोन में 1-2 दफे हमसे बात करने के अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको मुझे लगता पता हो गया था कि हम लोग यदि हम लोगों से बात करेंगे तो उस पर लोग फंसेंगे करके। इसलिए मैंने लिखा कि विजिलेंस से हटाकर अभी जो अच्छा काम कर रही है एसटीएफ उसको दिया जाए, इसलिए इस भावना से। ओके, चंद्रा साहब, लास्ट कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जाना चाहूंगा साहब, मुझे असल में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा साहब, बहुत आभार। भैसोड़ा जी, बहुत आभार आपका। लेकिन आपने जो सीरियस एलिगेशन लगाए हैं, ये एक बड़ी जांच का विषय है और ये जिस तरह से मामला अब रोजाना खुल रहा है, जो एक्सपोजे आज आपने देवभूमि डायलॉग में किए हैं, जो खुलासे आप लोगों ने देवभूमि डायलॉग में किए हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और जो विजिलेंस के पास जो जांच रुकी हुई है वो जांच भी सामने आनी चाहिए कि आयोग में पहले से ही पैसे लेके नौकरी देने का खेल चल रहा था। चंद्रा साहब, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मेरा ये कहना है कि एलिगेशन नहीं लगाया है, फैक्ट्स गए हैं, फैक्ट्स आर ऑन रिकॉर्ड। मैंने एलिगेशन नहीं लगाया है, मैंने फैक्ट्स कहे जो रिकॉर्ड में है, प्रूव कर सकता हूं अगर मुझे मौका मिले उनको प्रूव करने का। मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। आई विल बी द लास्ट पर्सन टू मेक एनी एलिगेशन। ओके, और आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आपने हम दोनों की, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था, आपने सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं चंद्रा साहब, उत्तराखंड के युवाओं के साथ ज्यादती हो रही है, बेरोजगारी इतना बड़ा दंश बन चुकी है, लेकिन नौकरियां नहीं है, और जो नौकरियां हैं वो पैसे में बिक रही हैं। उन लोगों के खिलाफ जो पैसा लेकर हमारे उत्तराखंड के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, जो काबिल लोगों को पीछे धकेल रहे हैं, उनको छोड़ना नहीं। और उसके लिए दिन रात हम लोग एक कर देंगे, क्योंकि यह मसला मेरी देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ा है, मेरे उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ है। भैसोड़ा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वाइटली, और मुझे पूरा विश्वास है जो आपने आश्वासन दिया है प्रदेश के नवयुवकों को, शासन को, आप इसको पुरजोर ढंग से आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को जिनके साथ अन्याय हुआ है न्याय दिलाएंगे, और उत्तराखंड में एक अच्छा आयोग गठन चलाने में आप मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा साहब, भैसोड़ा साहब।